नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शैलेश क्लासेस के इस मंच पर। तो चलो हाजिर हो जाओ मास्टरों, फटाफट के अंदाज में सभी लोग लाइव जुड़ोगे। सेशन को शेयर कर देना, पसंद कर देना। पहला काम करो, ताबड़तोड़ अंदाज में पसंद करना शुरू कर दो। पसंद करने के साथ साथ शेयर कर दो, अपने हित मित्रों तक वीडियो को पहुंचा दो, सखी सहेली सहेला तक पहुंचा दो फटाफट के अंदाज में। हाँ, बाकी सभी बच्चे पेट में बिजी हैं। तो चलो मास्टर लोगों, आज की कड़ी में जो अध्ययन होने वाला है वो अध्ययन आपका कौन सा होने वाला है। आज की कड़ी में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं 2016 से लेकर के 2018 तक, माने कि 2016 का, 2017 का और 2018 की जितने भी अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं, सारे अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को हम सभी लोग सॉल्व करेंगे। बहुविकल्पी को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। बहुविकल्पी का सेशन समाप्त हो चुका है। 3-3 साल को एक साथ कवर करते हुए बहुविकल्पी खत्म कर लिया। दूसरा नंबर लगाया हुआ हूं किस पर? अतिलघुत्तरी पर। अतिलघुत्तरी के समाप्त हो जाने के पश्चात लघुत्तरी प्रश्नों का नंबर आएगा। इस तरीके से पूरी तरह से एक बार सारे PYQ संपूर्ण रूपों में हो गया, फिर बहुविकल्पी रूपों में हो गया, फिर अतिलघुत्तरी का सेशन शुरू हो रहा है, फिर लघुत्तरी का सेशन हो गया। मतलब उलट पलट करके पूरी तरह से PYQ की वाट लगा रखे हैं। तब मॉडल पेपर का सेशन शुरू होगा, मैराथन का सेशन शुरू होगा। उसके बाद आइए चलते हैं, हम सभी लोग सेशन का आगाज करते हैं पहले सवाल से। 2016 का आपको सवाल मिलेगा। सबसे पहले 2016 के अतिलघुत्तरी सवाल में सबसे पहला सवाल आपके सम्मुख प्रकट हो चुका है। बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? तो यहाँ पर कोई विकल्प तो है नहीं कि आप सभी को ऑप्शन दिया जाए और आप सभी विकल्प में कमेंट करेंगे। तो आप अपना कमेंट में बकैती कर सकते हो, बतिया सकते हो। ध्यान आपका वीडियो पर लेकिन होना चाहिए। हम मोह माया की दुनिया है, कमेंट वाली दुनिया, तो मोह माया में ही ना भटकते रहिएगा, बात हमारी भी सुनते रहिएगा। यहाँ पर बाल्यावस्था की अवधि के बारे में पूछ रहा बाल विकास के अंतर्गत। तो अगर बाल विकास की बात करें, अवस्थाओं की बात करें, तो अवस्थाओं में शैशवावस्था का समय कितना हो जाता है, आपको सारी चीज़ें बताते चलेंगे ना। साथ ही साथ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर अगर आपसे शैशवावस्था पूछेगा तो जन्म से कितना करिएगा? 6 वर्ष करिएगा शैशवावस्था को। और बाल्यावस्था के विषय में अगर पूछेगा तो बाल्यावस्था कौन सा सही करिएगा? बाल्यावस्था में आ जाइएगा 6 वर्ष से 12 वर्ष उत्तर सही कर दीजिएगा। 6 से 12 वर्ष लिखिएगा। और किशोरावस्था की बात अगर हम करें तो किशोरावस्था का टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? तो किशोरावस्था का टाइम ड्यूरेशन हो जाता है 12 वर्ष से 18 वर्ष का। 12 वर्ष से 18 वर्ष का टाइम ड्यूरेशन किशोरावस्था का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि बाल्यावस्था के पूछा है, ये एज ड्यूरेशन पूछा है, बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है। तो अगर ड्यूरेशन पूछा है तो खाली उतने से 30 शब्द आपके कंप्लीट होंगे नहीं। जैसे अगर आप लिख देंगे कि बाल्यावस्था की समय अवधि 6 से 12 वर्ष मानी जाती है, तो इतने से आपका 30 शब्द तो मुझे नहीं लग रहा कि कंप्लीट हो जाएगा। देखो लिखता हूँ कि बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, बाल्यावस्था की अवधि, बाल्यावस्था की अवधि 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। 6 वर्ष से 12 वर्ष मानी जाती है, मानी जाती है। अब इतने से तो कंप्लीट नहीं होगा भाई, इतने से 30 शब्द कंप्लीट नहीं होगा। तो इसमें कुछ बातें एडिशनल ऐड कर देना। यह अवस्था शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। यह शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था होती है, महत्वपूर्ण अवस्था होती है, अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक विद्यालय में प्रवेश लेता है, बालक विद्यालय में प्रवेश लेता है, प्रवेश लेता है। इसलिए इसे विद्यालय प्रवेश की अवस्था या विद्यालयी अवस्था, विद्यालय की अवस्था कह लो, इसलिए इसे विद्यालय की अवस्था यानी स्कूल एज कहा जाता है।
विद्यालयी अवस्था कहा जाता है। अब जाकर के आपका 30 शब्द कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे लिखना रहेगा, ऐसे लिखना रहेगा, तब जाकर के आपको कंप्लीट माना जाएगा कि विद्यालय प्रवेश की अवस्था हो गई। ठीक है मास्टर लोगों, मेरे प्यारे गजनियों, मीटर खींचो, मीटर खींचो, मीटर चढ़ाओ एकदम। मीटर बहुत डाउन है। हाँ, मीटर डाउन नहीं होना चाहिए। हाँ, शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था होती है। चलो दूसरे नंबर पर आते हैं। अशिक्षित व्यक्ति यानी बालकों की बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं? मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनका बुद्धि परीक्षण किसके माध्यम से किया जाता है? अशिक्षित लोगों का मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके बुद्धि का परीक्षण किस परीक्षण के द्वारा किया जाता है? तो अशिक्षित लोगों के बुद्धि परीक्षण की अगर हम बात करें, अशिक्षित व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण द्वारा किया जाता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण द्वारा किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में, जैसे उदाहरण ले लो, जैसे उदाहरण में क्या आ जाएगा? उदाहरण में आ जाएगा वस्तु संयोजन परीक्षण, वस्तु संयोजन परीक्षण, संयोजन परीक्षण उदाहरण हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा हो जाएगा? भूल भुलैया परीक्षण, भूल भुलैया परीक्षण। ये परीक्षण किसके अंतर्गत आता है? अशाब्दिक। आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, ये अशाब्दिक परीक्षण के उदाहरण हो जाते हैं। आप सभी को पता है कि बुद्धि परीक्षण जब आप पढ़ते हो तो बुद्धि परीक्षण दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत में भी शाब्दिक और अशाब्दिक होता है और सामूहिक में भी शाब्दिक और अशाब्दिक होता है। तो उदाहरण के रूप में हो गया जैसे वस्तु संयोजन परीक्षण हो गया, भूल भुलैया परीक्षण हो गया, ड्राई मैन टेस्ट हो गया जो श्रीमती गुडेनफ के द्वारा बनाया गया है, और आर्मी बीटा परीक्षण हो गया। ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं भैया? ये सभी के सभी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। बोलो तैयार होता जा रहा है कि नहीं? साइड होते जाएंगे? ठीक है, हम साइड होते जाएंगे। तुम लोग स्क्रीनशॉट लहाते जाना है ना? हाँ, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लहाते जाना मास्टर लोगों। लिखने का टाइम नहीं मिलेगा तो स्क्रीनशॉट लहाते जाओगे तो ठीक ठाक तैयारी होती जाएगी। सेशन को लाइक करते जाओ, सेशन को लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ एकदम दबा करके। मीटर खींच दो मास्टर लोगों। चलो आगे बढ़ चलते हैं। सवाल आता है अब आपके सामने कि बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अगर संज्ञानात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत की बात करेगा तो सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास का विकासात्मक सिद्धांत जीन पियाजे लेकर के आया था। कौन लेकर के आया था बच्चा? जीन पियाजे लेकर के आया था, जीन पियाजे। उसके बाद कौन सिद्धांत लेकर के आया? उसके बाद पियाजे के बाद का सिद्धांत आया था किसका? कोहलबर्ग का नैतिक विकास आया था। तो सबसे पहला विकासात्मक सिद्धांत आया था किसका? सबसे पहला पियाजे का आया था, और पियाजे के बाद नैतिक विकास को लेकर के सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत उसके बाद आया था। यहाँ पर आप सभी लोग क्या नोट करिएगा, उत्तर क्या लिखेंगे कि सबसे पहले बच्चों के संवेगात्मक विकास से संबंधित जो विकासात्मक सिद्धांत दिया वो किसने दिया? जीन पियाजे ने। तत्पश्चात कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो अधिक पॉपुलर हुआ, जो अधिक पॉपुलर हुआ वो कौन सा हुआ? कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो अधिक पॉपुलर हुआ। पियाजे से ज़्यादा पॉपुलरिटी किसको मिली? कोहलबर्ग को। लेकिन पहले सिद्धांत किसका आया था? जीन पियाजे का आया था। हाँ, पियाजे चाचा आए थे। चलिएगा, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था कौन सी होती है?
यहाँ पर पूछ रहा कि संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था कौन सी होती है। तो कुल 4 अवस्थाओं की बात किया था किसने? हाँ, सौम्या पूछ रहे हैं कि सर एजुकेशन की फाउंडेशन एज किसे कहते हैं? बुनियादी अवस्था शिक्षा की वो जो कहते हैं वो बाल्यावस्था ही होती है, क्योंकि उसी उम्र में बच्चा, लेकिन आज के डेट में जो फाउंडेशन स्टेज होता है बाल वाटिका का, यानी कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, आज के एनईपी के तहत फाउंडेशनल स्टेज हो जाता है, बाल वाटिका में प्रवेश का स्टेज हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? चलिए मीटर चढ़ाते जाओ, मीटर डाउन नहीं होना चाहिए। तीसरी अवस्था को किस नाम से जानते हैं गाइज? मूर्त संक्रियावस्था के नाम से जाना जाता है। मूर्त संक्रियावस्था होती है तीसरी अवस्था, जिसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? तो जिसका टाइम ड्यूरेशन होता है 7 वर्ष से 11 वर्ष का। 7 वर्ष से 11 वर्ष का टाइम ड्यूरेशन है, ध्यान से समझिएगा। 7 वर्ष से 11 वर्ष का टाइम ड्यूरेशन है, यही है मूर्त संक्रियावस्था। इस उम्र में बालक क्या करता है? 30 शब्द पूरा करना है, तो इस उम्र में बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर तार्किक चिंतन करने लगते हैं, तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं, तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। बच्चों के सोच में विलोमीयता का गुण विकसित हो जाता है, सोच में पलटावी गुण विकसित हो जाता है, पलटावी गुण विकसित हो जाता है, पलटावी गुण विकसित हो जाता है। 30 शब्द यहां पर आकर के आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतना बात लिखोगे। हाँ, ठोस वस्तुओं के आधार पर तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं, और बच्चों के सोच में ट्रेट्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी यानी उल्टे सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। उल्टे सोचने की क्षमता का मतलब ये है कि पहले बच्चा 3 × 7 = 21 तो जानता था, लेकिन 7 × 3 = कितना होगा ये नहीं जानता था। जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं 3 और 7 मिलकर के 10 होंगे, तो 7 और 3 उल्टे चलने पर नहीं बता पाते थे, जो पूर्व संक्रिया के होते हैं। लेकिन मूर्त संक्रिया वाले ऐसा बता सकते हैं, क्योंकि अब उनके अंदर रिवर्सेबल थॉट विकसित हो गया है, उल्टे सोचने की क्षमता बच्चे में विकसित हो जाती है। चलो भाई आगे देखते हैं। सवाल आता है, क्रंदन करना, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण बालक में किस आयाम के विकास की अवस्थाएं होती हैं? तो ये किस विकास की अवस्थाएं होती हैं? बालक के विकास के आयाम की अगर आप बात करोगे तो साइड में आपको समझा दूं कि विकास के कितने आयाम होते हैं, कितने पक्ष होते हैं। तो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है ना, उसके बाद सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास के अलावा कौन सा होता है? सांवेगिक विकास होता है। सांवेगिक विकास के अलावा कौन सा होता है? नैतिक विकास होता है। नैतिक विकास के अलावा भाषा विकास होता है। भाषा विकास भी बच्चे का एक आयाम होता है। सृजनशील क्षमता का विकास भी बच्चे के विकास का एक पार्ट होता है। अब यहाँ पर बताना कि इसमें से कौन सा हिस्सा आएगा, विकास का कौन सा आयाम होगा जिसमें बच्चा क्रंदन करता है। क्रंदन का मतलब होता है क्राइंग। क्रंदन का मतलब क्या होता है? क्राइंग। क्राइंग मतलब होता है रोना। रोने के बाद बलबलाना, बलबलाने के बाद हाव भाव भंगिमा का प्रयोग करना, और फिर अंत में जाकर के वाक्य निर्माण हो जाना। तो ये भाषा विकास की अवस्थाएं होती हैं। ये क्या है? भाषा विकास की अवस्थाएं। भाषा विकास की अवस्थाएं, यही बच्चे की भाषा विकास की अवस्थाएं हैं। सबसे पहली भाषा बच्चे की कौन सी होती है? रुदन बच्चे की सबसे पहली भाषा होती है। बच्चा सबसे पहले जब धरती पर आता है ना, पहला काम करता है रोने का। और अगर बच्चा पैदा होने के बाद रोया नहीं तो बाकी लोग रोने लगेंगे। समझ में आई बात? देखो अजीबो गरीब स्थिति है। अगर बच्चा रोया नहीं तो लोग रोने लगते हैं,
और बच्चा जब रोता है पैदा होने के बाद तो लोग हंसते हैं कि चलो भैया सकुशल बालक पैदा हो गया। समझ गए? और अगर बच्चा रोया नहीं तो धरती पर उसे जो पहला स्वाद मिलता है वह नर्स का तमाचा शरीर के एक विशेष हिस्से पर लगता है, एकदम लहा के मारती है पट, और इतना तेजी से करंट जैसा लगेगा ना कि अपने आप फेफड़ा खुल जाएगा। क्योंकि रोने को रिबल ने आपात श्वसन कहा है। रोने से केवल बोलने का तात्पर्य नहीं निकलता है, रोने से उसकी श्वसन क्रिया भी प्रारंभ होती है, इसलिए उसका रोना जरूरी है, नहीं तो सांसें नहीं ले पाएगा। ये वाल्व खुलेगा ही नहीं, ढक्कने नहीं खुलेगा, हवा नली वाला। रोएगा तो एकदम चिंगाड़ मार के रोएगा ना, तो वाइब्रेशन से सब कुछ कचरा वचड़ा साफ हो जाता है, तब वहां से श्वास नली भी खुलती है, तब तेजी से सांस खींचता है। ना रोएगा तो वहीं से साइलेंट हो जाएगा मामला। आगे बढ़ो भैया। सवाल अब आपके सामने आता है, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों यानी समाज के अन्य लोगों के प्रगति के लिए सोचकर कार्य करते हैं, वह व्यक्तित्व क्या कहलाता है? चलो जल्दी जल्दी जवाब देना। 21 नंबर के सवाल पर हम लोग पहुंच गए हैं, वर्ष 2016 के। बता दो भैया। जहां पर दूसरे लोगों के भलाई को सोच करके कोई व्यक्ति कार्य करता हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो समाज प्रिय हो, समझो, ऐसा व्यक्ति जो समाज प्रिय हो, है ना, और जिसके अंदर समाज के साथ इंटरेक्ट करने की क्षमता होती है। अब दूसरे लोगों की प्रगति को सोच करके कार्य करेगा, समाज प्रिय व्यक्ति होगा, जाहिर सी बात है। परोपकारी व्यक्ति होगा, सहयोगी व्यक्ति होगा, परोपकारी होगा, सहयोगी व्यक्तित्व होगा, है ना, सहयोगी व्यक्तित्व होगा उसका, उसके अंदर मित्रता का भाव पाया जाएगा, उसके अंदर सामाजिकता पाई जाएगी। इसका मतलब ये सारे लक्षण कौन से बच्चे के होंगे? ये सारे के सारे लक्षण कौन से व्यक्ति के होंगे? बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग ऐसा करते हैं। कौन सा व्यक्तित्व होगा? बहिर्मुखी व्यक्तित्व होगा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होगा। ये तो कार्ल यूंग के अनुसार हो गया। किसके अनुसार हो गया? कार्ल यूंग के अनुसार हो गया। लेकिन अगर हम दूसरे लोगों के हिसाब से बांटें, जैसे सील गुणों के आधार पर गोल्डन आल्पोर्ट के अनुसार बात करें, तो दूसरे लोगों की प्रगति को सोच करके कार्य करना, तो ऐसा व्यक्तित्व सामाजिक व्यक्तित्व कहलाता है। ऐसा व्यक्तित्व कौन सा होता है? सामाजिक व्यक्तित्व होता है भैया। गोल्डन आल्पोर्ट के अनुसार अगर बात करें हम सील गुणों के आधार पर, तो ऐसे व्यक्ति ना सामाजिक व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। समाज सेवी लोग ऐसे ही व्यक्तित्व के होते हैं। तो आप अगर गोल्डन आल्पोर्ट के हिसाब से बात करोगे तो ऐसे सामाजिक व्यक्तित्व वाले लोग होंगे। कार्ल यूंग के हिसाब से बात करोगे तो ऐसे लोग कौन हो जाएंगे भैया? बहिर्मुखी हो जाएंगे। चलिए, सीएटी का निर्माण किसने किया है? सीएटी का मतलब होता है चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? बाल प्रसंगात्मक अंतर्बोध परीक्षण। बाल प्रसंगात्मक अंतर्बोध परीक्षण। तो मास्टर लोगों क्या हो जाएगा? बाल प्रसंगात्मक अंतर्बोध परीक्षण। बाल प्रसंगात्मक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? लियोपोल्ड बेलाक के द्वारा किया गया है। लियोपोल्ड बेलाक के द्वारा इस परीक्षण का निर्माण किया गया है। लियोपोल्ड बेलाक द्वारा किया गया है। इस परीक्षण में जानवरों के चित्र बने 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। जानवरों के चित्र बने 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। कार्डों का प्रयोग किया जाता है। 10 कार्ड का प्रयोग किया जाता है जिस पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। कार्ड बच्चों को दिखाया जाता है। बच्चे कार्डों में क्या देख रहे हैं उस पर आधारित बच्चों से कहानी पूछी जाती है और उसी के आधार पर बच्चों के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। उनके व्यक्तित्व, उनके रुचि, उनकी बुद्धि के बारे में विचार और अनुमान लगाए जाते हैं, विश्लेषण किया जाता है। अरे सीएटी पूछ रहा है गाइज, सीएटी पूछ रहा। आप लोग टीएटी पे पहुंच गए हो। कभी सीएटी की बात कर लिया करो। हाँ,
हेनरी मुरे और मोर्गन ने तो टीएटी दिया था, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट दिया था। सीमा कह रही बाय सर, काहे सीमा? खाली आई थी लुकुर से देखने का, कुछ आते हैं झांकते हैं चले जाते हैं। हाँ, जैसे गांव में बहुरिया आती हैं तो लोग मुंह देखने जाते हैं, पहले तो लोग 10 रुपया लेके जाते थे, आप लोग तो वो नहीं लेके आते हो। आया करो मुंह दिखाई करने, तो 10 ठो फेंक के जाया करो, ले मास्टर देख लिए जा रहे हैं। आओ, स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा? बताओ भैया, स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा? हाँ, 1948 में दिए थे। चलो, स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को क्या नाम दिया था भाई? तनाव, तूफान, संघर्ष व विद्रोह की अवस्था। तनाव, तूफान, संघर्ष व विद्रोह की अवस्था। तनाव, तूफान, संघर्ष व विद्रोह की अवस्था, स्टैनली हॉल के द्वारा यही नाम दिया गया है, कहा गया। तनाव, तूफान, संघर्ष व विद्रोह की अवस्था कहा गया है। ठीक है। स्टैनली हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। स्टैनली हॉल को स्टैनली हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। किशोर मनोविज्ञान का किशोर मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। जनक भी माना जाता है। ठीक है। हाँ, जनक भी माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक नाम क्या है भाई इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का? एडोलसेंस। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक एडोलसेंस, यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था नामक पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, स्टैनली हॉल के द्वारा लिखा गया है। एडोलसेंस नामक पुस्तक लिखा है इन्होंने। मीटर खींचो मास्टरों, मीटर डाउन है। वह युक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाता है? बताओ। वह तरीका जिसके द्वारा हम किसी कार्य को करने और ना करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, बाध्यता जहां पर आ जाती है। जैसे बचपन में हमारे मित्र से लड़ाई हो गई और हमारा मन गरियाने का और मारने का नहीं कर रहा है, और सामने से गरियाए जा रहा है भाई, दे दनादन गाली दिए जा रहा है, गालियां भी बड़ी घिन्नी घिन्नी दे रहा है। हाँ, जो भी गालियां तुम लोगों के दिमाग में उत्पन्न हो रही हो इस समय मास्टरों, समझ जाओ वो गाली वो दे रहा था। और ऐसे में हमारा मन नहीं बन रहा था ऐसा करने का, क्योंकि मम्मी का डर हमें सता रहा था कि हम गरियाएंगे तो पीटे जाएंगे। एक और आ गया बगल वाला बालक सांड जैसा सयाना, अरे तुमको गरिया रहा है, अरे जा मर्दे, तय मर्द ना है, तेरे अंदर मर्द ही ना हो, जो ये गरियाए जा रहा है। तो वहां पर उसने क्या कर दिया, हमको चढ़ा दिया। चढ़ा देने का मतलब क्या कर दिया, हमको मोटिवेशन दे दिया भाई, मोटिवेशन दे दिया। और बाद में हमने पढ़ा कि मोटिवेशन शब्द तो मोटम से बना है। लैटिन का कौन सा शब्द है? मोटम। और मोटम का मतलब ही होता है टू मूव। टू मूव माने कि गति देना या धक्का देना, गति देना या धक्का देना। यानी कि अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित कर देती है, गति दे देती है, धक्का दे देती है, तो प्रेरणा कहलाएगी। उसे क्या कहेंगे भैया, क्या कहलाती है? तो यहां से क्या हटा दो और यहां लिख दो प्रेरणा कहलाती है, बस सेंटेंस पूरा हो जाएगा आपका। सेंटेंस क्या हो जाएगा? पूरा। और अगर आपको 30 शब्द कंप्लीट करना है तो कुछ एक बातें उसी में और धकेल के लिख दो। कह देना क्या है, प्रेरणा व्यक्ति के अंदर की कुल ऊर्जा परिवर्तन है जो किन्हीं मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होता है। आइएगा सवाल देखते हैं। सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया है? सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो यहां पर बात आ जाती है कि सीखने से संबंधी सीखने से संबंधित सीखने के संबंधित संबंधित अधिगम के अधिगम के तीन मुख्य नियमों व
5 गौड़ नियमों का प्रतिपादन थांडाइक ने किया। 5 गौड़ नियमों का प्रतिपादन, नियमों का प्रतिपादन थांडाइक ने किया। थांडाइक ने किया। थांडाइक ने किया। मुख्य नियम इस प्रकार हैं। अब उसी में आ जाएगा। मुख्य नियम इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? तो मुख्य नियम इस प्रकार हैं। तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, सॉरी, तत्परता के बाद अभ्यास लाओ यार। तत्परता के बाद अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, और अभ्यास के नियम के बाद एक और नियम लिख लेते हैं, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। बस उत्तर मिल गया कि नहीं उसको? कॉपी जांचने वाले को एकदम खटाखट जवाब मिलता चला जा रहा है। चलो भाई, कॉपी जांचो। 1 नंबर 2, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? बताओ, कोहलर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? तो अब आ गए कोहलर चच्चा। कोहलर चच्चा क्या हैं? कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। सिंपल सी बात है, 30 शब्द पूरा करना है। कोहलर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। मनोवैज्ञानिक हैं। मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने यह सिद्ध करने के लिए, इन्होंने यह सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कि प्राणी सूझ द्वारा सीखता है, प्राणी सूझ द्वारा सीखता है, सूझ द्वारा सीखता है, सीखता है। अब इसको हम क्या करेंगे भाई? इस वाली बात को थोड़ा सा हम ऐसे कर देंगे, कामा उमा के अंदर। कोहलर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने यह सिद्ध करने के लिए कि प्राणी सूझ द्वारा सीखता है, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, चिंपैंजी पर 1916 से 1920 के दौरान, 1920 के दौरान अपना प्रयोग किया। 1916 से 1920 के दौरान अपना प्रयोग किया। ठीक, अब जाकर के 30 शब्द आप सभी का कंप्लीट हो जाएगा। अति लघुत्तरी जब हम समझा रहे हैं तो आपको यह बताना उत्तरदायित्व तो हो जाता है हमारा कि कैसे कैसे लपेटोगे कि 30 शब्द कंप्लीट होगा। उत्तर तो मिल गया भाई। आप इसका उत्तर लिख दो बनमानुस, है ना? ऐसे समन्वय लिख दो उत्तर बनमानुस। तो उत्तर तो आपने दे दिया, लेकिन आप ईमानदारी से बताओ 1 नंबर के बराबर आपने मेहनत करा है क्या? एग्जामिनर क्या सोच करके आपको जवाब देगा कि बगल वगल से कहीं से पूछ लिया और आपने लिख लिया बनमानुस। पूरा प्रश्न लिख करके सामने खींच दो बनमानुस, तो मास्टर देखेगा तो इतने लिखा है बनमानुस, कहेगा एकदम बनमानुस आदमी है। तो जैसे वो आपने इतना लिखा ना, तैसे गोला करके दे देगा नंबर। 1 के बजाय आधो नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि आधा उधा जोड़ने में उसको समस्या होगी। उससे बढ़िया 0 ही कर देगा। तो थोड़ा सा बात लिख दीजिएगा ताकि 30 शब्द कंप्लीट हो जाए। तो थोड़ी बात लिखने के लिए आपको यही काम करना होगा। ऐसे ही लिख दोगे तो 30 शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ चलो। पावलो द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? जब यह प्रक्रिया कई बार की जाएगी तो अंत में क्या होगा? वही वाली बात होगी कि बार बार जब एक उद्दीपक उपस्थित है। एक तो यूट्यूबर का हमने एग्जाम्पल दिया था, उसको हरदम याद रखना। एक यूट्यूबर है, नाम तो हम नहीं लेंगे, यूट्यूब पर हम भी हैं, पब्लिक प्लेटफार्म है, लेकिन आप लोग पहुंच जाओगे। एक उद्दीपक उसके पास पहले से था, दूसरा उद्दीपक और आता था मिलने जुलने के लिए बराबर।
तो पहले ना मूल अनुक्रिया अपने मूल उद्दीपक के प्रति हो रही थी, लेकिन मिलता जुलता उद्दीपक बार बार प्रस्तुत हुआ तो वो अनुक्रिया बार बार न धीरे धीरे उद्दीपक बार बार आने से अनुक्रिया अनुकूलित होकर के दूसरे उद्दीपक के प्रति भी चली गई। तो मतलब भोजन और घंटी वाला एग्जाम्पल हरदम आपके दिमाग में सेट रहेगा। वही होगा, क्या होगा कि प्रक्रिया कई बार दोहराने पर ऐसा होगा कि जो लार आने की क्रिया है वो घंटी के प्रति क्या हो जाएगी, अनुबंधित हो जाएगी। तो अंत में क्या होगी, अंत में अनुबंधित अनुक्रिया होगी, अंत में अनुबंधित अनुक्रिया होगी, अनुक्रिया होगी, अंत में अनुबंधित अनुक्रिया होगी। कैसे अनुबंधित अनुक्रिया होगी, तो बगलिया में मैं समझा देता हूँ। सैडिया में देखो, कुत्ते के सामने भोजन ले जाने पर कुत्ते के मुंह में क्या आती है, अरे बार बार लार पहले लिखा जा रहा है। कुत्ते के सामने पहले भोजन दिखाएंगे तो कुत्ते के मुख में लार आएगी। पावलो यही समझाता है, पावलो यही कहता है कि कोई भी अनुक्रिया बिना मतलब की नहीं होती है। हर अनुक्रिया ना जन्मजात और मूल होती है। उचित उद्दीपक आने पर वो अनुक्रिया होगी। कैसे, तो कहते हैं कि जैसे भोजन के प्रस्तुत करने पर मुख में लार आएगी। लार आने की क्रिया तभी संभव होगी जब इसको करवाने वाला कोई उद्दीपक दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि लार आने की क्रिया किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व घटना को देख करके हो जाए। अब वो अलग बात है, आप कह सकते हो गुरुजी ये होता है कुछ लोगों के साथ कि कुछ लोग किसी को देख करके भी लार टपका सकते हैं। तो पावलो के अकॉर्डिंग ना उनकी अनुक्रिया में भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया है, उनकी अनुक्रिया ही गलत अनुकूलित हो गई है। अन्यथा लार आने की क्रिया तब होगी जब भोजन सोचा जाए, भोजन प्रस्तुत कर दिया जाए। तो जब कुत्ते के सामने भोजन ले जाया गया तो कुत्ते के मुंह में लार आई। अब हर बार क्या किया जा रहा है, पहले घंटी बजाई जा रही है और फिर भोजन दिया जा रहा है। घंटी के बाद भोजन दिया जा रहा है, तब उसके मुख में लार आने की क्रिया हो रही है। परंतु अभी भी लार आने की क्रिया ना घंटी के प्रति नहीं हो रही है, अभी लार आने की क्रिया भोजन के प्रति हो रही है। लेकिन बार 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 इसी को रिपीट किया गया। एक टाइम ऐसा आ गया कि घंटी बजाने पर उसके मुख में लार आने लगी। यहां पर लार आने की क्रिया घंटी के प्रति क्या हो गई, अनुबंधन हो गया, उसका अनुबंधित अनुक्रिया हो गई। ठीक है, यहां पर ये देखो क्या है, यूसीएस है, अनकंडीशनड स्टिमुलस। यहां पर लार क्या है, यूसीआर है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। यहां पर घंटी क्या है, सीएस है। तो यहां पर यूसीआर है क्या, लार आने की क्रिया। यूसीआर का मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, मतलब अनुबंधित अनुक्रिया हो रही है। और यहां पर घंटी सीएस होगा तो लार सीआर हो जाएगा। सीआर मतलब कंडीशनल रिस्पॉन्स होने लगा, अनुबंधित अनुक्रिया होने लगी। अनुबंधन किसके प्रति हो रहा है, अनुबंधन को इंग्लिश में बॉन्डिंग कहते हैं। बॉन्डिंग किसके प्रति हो रही है, घंटी के प्रति हो रही है। समझ में आ रही बातें, आगे चलो। सवाल आता है, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्म मूल्यांकन की क्षमता किस व्यक्तित्व का प्रमुख लक्षण होता है। यह किसका लक्षण होता है गाइज। 28 नंबर में चलो और जवाब दे दो हमें सभी प्रकार से। तेजी से आप सभी लोग जवाब दो, देखते हैं कि कितने लोग उत्तर सही दे पाते हैं। सभी लोगों का जवाब आ जाना चाहिए फटाफट के अंदाज में। मीटर खींचो, मीटर खींचो, पहले मीटर डाउन हो रहा है, मीटर खींचो सभी लोग पहले तेजी से। हाँ खींच दो एकदम, चहेट करके मीटर दौड़ा दो आप सभी लोग। क्या बात कर रहे हो आप लोग, एकदम शांति से क्यों पढ़ रहे हो यार, हल्का पीटना चाहिए। आओ, ये सभी व्यक्तित्व के लक्षण हैं। वो कौन से व्यक्तित्व के लक्षण हो जाएंगे, संतुलित व्यक्तित्व, संतुलित और परिपक्व व्यक्तित्व के लक्षण माने जाएंगे। संतुलित एवं परिपक्व व्यक्तित्व के लक्षण हैं ये, संतुलित एवं परिपक्व व्यक्तित्व के लक्षण हैं, व्यक्तित्व के लक्षण हैं, संतुलित एवं परिपक्व व्यक्तित्व के लक्षण हैं। अब आप कहोगे कि गुरुजी इतना ही क्यों लिख दिए हैं, इतना ही क्यों लिख दिए हैं, आप ये कह सकते हो। तो भैया इतना इसमें लिखा है ना, तो ये वाली बात तो जोड़ोगे कि नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता
एक संतुलित एवं परिपक्व व्यक्तित्व के लक्षण माने जाते हैं। जब इतना बड़ा लिखोगे, इतना लंबा सा, तो कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, कंप्लीट हो जाएगा भाई। 30 शब्द आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, संतुलित व्यक्तित्व के लक्षण हो जाएंगे। आगे बढ़ चलो भैया। सवाल पूछ रहा कि जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में किन दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। ये थोड़ा सा जबरदस्त वाला सवाल है। किन दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया है, देखते हैं कि कितने लोग जवाब दे पाते हो। जल्दी जल्दी कमेंट आओ भैया। हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट आओ तो देखते हैं कि कितने लोग जवाब दे पा रहे हैं। कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास की दो प्रक्रिया बताई है। वो दो प्रक्रिया का नाम लिख दो आप लोग। कौन सी दो प्रक्रिया होगी? संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, उसके लिए दो प्रक्रियाएं होती हैं। चलो भाई, वो दो प्रक्रियाएं आप समझो। सबसे पहली प्रक्रिया होती है संगठन। संगठन का मतलब क्या होता है? संगठन का मतलब होता है ज्ञान का गठन करना। मतलब मनुष्य बौद्धिक संरचनाओं का संगठन बनाता है या स्कीमाओं का संगठन बनाता है। ठीक है, मतलब ज्ञान का संगठन बनाना, ज्ञान का संगठन बनाना, ज्ञान का संगठन बनाना। उसके बाद कौन सी प्रक्रिया शुरू होती है? उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है अनुकूलन। ज्ञान के संगठन के बाद अनुकूलन शुरू होता है। और अनुकूलन की दो प्रक्रिया होती है। अनुकूलन की दो प्रक्रिया में एक प्रक्रिया कौन सा होता है? आत्मसातकरण, एसाइमिलेशन। आत्मसातकरण या एसाइमिलेशन। दूसरी प्रक्रिया होती है कौन सी? समायोजन। दूसरी प्रक्रिया होती है समायोजन। समझते जाना बात को ध्यानपूर्वक। हाँ, संगठन और अनुकूलन दो मूल प्रक्रिया होती है। संगठन का मतलब ज्ञान की गठरी बनाना, अनुकूलन का मतलब है ज्ञान में बदलाव करना। जैसे कंप्यूटर काम करता है, सेम पियाजे कहते हैं कि हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है, कंप्यूटर की भांति काम करता है। कई बार संगठन गलत बन जाता है। जब संगठन गलत बन जाता है, गलत कैसे बन जाता है संगठन? तो जब बच्चा छोटी उम्र का होता है तो कई बार वह ज्ञान का संगठन बिगाड़ लेता है। कैसे बिगाड़ता है ज्ञान का संगठन? जैसे बच्चा यह मान ले कि हर उड़ने वाली चीज चिड़िया है, हर उड़ने वाली चीज चिड़िया होती है। ये गलत संगठन बना लिया उसने। महिला जैसे दिखने वाले हर लोग या हर चीज महिला होगी, ये ज्ञान का संगठन गलत है। आदमी भी तो महिला का कपड़ा पहन सकता है, इसका मतलब ये थोड़े है, इसका मतलब थोड़े है कि आदमी भी अगर साड़ी पहन ले तो मेहरारू हो जाएगा का। तो ज्ञान का संगठन जब बिगड़ता है तब अनुकूलन होता है। अनुकूलन में सबसे पहले आत्मसातकरण होता है। आत्मसात में क्या होता है? पूर्व स्कीमा में नवीन का ले जा करके जोड़ना। पूर्व स्कीमा में नई जानकारी ज्यों के त्यों जोड़ देना, है ना? नई जानकारी को जोड़ना। पूर्व स्कीमा प्लस नई जानकारी, ऐसे संक्षेप में लिख दो। नई जानकारी की बजाय छोटा लिख दूं, नया ज्ञान, ऐसे कर दो, नया ज्ञान कर दो। जब हम अपने पूर्व के स्कीमा में नए ज्ञान को ज्यों का त्यों ले जा करके जोड़ देते हैं, तब उसको कहते हैं क्या? आत्मसातकरण। अब आत्मसातकरण कैसे होगा? तो जैसे उदाहरण सुन लो, कहानी सुन लो, याद हो जाएगा। पियाजे के अपने 3 बच्चे थे, लारेंट, ल्यूसीन और जैकलीन। एक दिन छोटकी वाली बिटिया बाहर मैदान में दौड़ते हुए गई। ठंडियों के टाइम में धूप सेकने जा रही है बाहर के मैदान में। बाहर के मैदान में बकरी पहले से घास चर रही थी। इससे पहले उस बच्ची ने बकरी को देखा ही नहीं था कभी। कुत्ते के अलावा उसे किसी जानवर के बारे में पता ही नहीं था। कुत्ते के बारे में कैसे पता था? घर पे कुत्ता था। वो बाहर गई ना मैदान में जब, तो घास चरते हुए बकरी को उसने देखा तो उसको क्या कर रही है? कुत्ता समझ करके दौड़ करके खेलने लगी उसके साथ। अब बकरी भाव देना। बकरी ने जब बच्ची जाती थी बकरी के पास तो बकरी कहती थी मी हट, भागती थी, मी हट करके भाग जाती थी। बच्ची बड़ा कंफ्यूज होती थी कि आज हमारे डॉगी को क्या हो गया है यार, क्या हो गया है, लोड ही नहीं ले रहा है। ये सब हरकतें न
कुतौआ देख रहा था घरवा में से। जब उसको लगा बिटिया को नुकसान पहुंचाएगा कोई जानवर, वो भूंकते हुए दौड़ करके आया, भौं 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 करते हुए आया। बकरी 9 2 11। बच्ची एकदम कंफ्यूज हो गई यार, अरे दादा ये क्या हो गया, ये क्या है। तो बच्ची को ये लगा कि वो दूसरे का डॉगी रहा होगा। कौन? बकरी को क्या मान रही है वो? डॉगी मान रही है, डॉगी। पियाजे कहते हैं क्या हुआ बेटा? तो कह रही पापा दूसरे का डॉगी था, मैं अपना समझ बैठी थी। पियाजे ने कहा अरे बेटा वो बकरी नहीं, वो डॉगी नहीं था, वो बकरी थी। पापा झूठ बोलत है यार, पापा झूठ बोलत है यार, डॉगी था, बकरी क्या होती है। तो जब भैया ना पूर्व स्कीमा में नई जानकारी ज्यों का त्यों जोड़ा जाए, बकरी को कुत्ता मान लिया जाए, मिलान करके माना जाए कि काला रंग उसका भी, काला रंग इसका भी, 4 पैर उसके भी, 4 पैर इसके भी, हैं पापा डॉगी था ना। ये वाली बात है आत्मसातकरण। हाँ, जैसे हमारे और आपके घर के बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं किसी किसी दिन, किसी किसी दिन कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बालक जो चिकन खरीदने दुकान पर गया, अचानक एक दिन जब घर आता है तो देखता है कि उसके घर के सामने बकुला आ गए हैं। अब चिल्लाता पकड़ पकड़ पकड़, चिकन आ गया, चिकन आ गया, मतलब मुर्गा आ गया, पकड़। तो एसाइमिलेशन उसको कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? एसाइमिलेशन कहते हैं। बोलो एसाइमिलेशन समझ में आ गया क्या? नई जानकारी के आधार पर बदलाव करना, नई जानकारी के आधार पर पुरानी में बदलाव करना, नई जानकारी के आधार पर पुरानी में बदलाव करना, पुरानी स्कीमा में बदलाव, स्कीमा में बदलाव। ये क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा समायोजन करना। हाँ, बाद में नया ज्ञान पियाजे ने दिया, कहा बकरी घास चरती है, तुम्हारा डॉगी घास नहीं न चरता है। कहीं हाँ पापा। तो बताओ डॉगी अपना घास चरता है? नहीं। बकरी घास चरती है? हाँ। कुत्ता अपना भौं भौं बोल रहा है? हाँ। बकरी में बोल रही है? हाँ। नई जानकारी मिल गई तो उसने उस पुरानी जानकारी में बदलाव कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल आता है कौन सा? पूर्व ज्ञान विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? चलो गाइज फटाफट के अंदाज में आ जाओ, सेशन को शेयर करते जाओ। मैं कह रहा हूँ विद्या कसम नहीं खिलाओगे तो वही वाला कसम खिलाएंगे फिर जो खाते रहते हो। हाँ चलो भाई, यहां पर क्या कह रहा है? ये सब किसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं? ये सब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अधिगम को मैं इतना लिखूंगा, केवल मैं इतना क्यों लिखूंगा, बाकी आपको लिखना है। कैसे लिखना है? यहां से शुरू करना। पूर्व ज्ञान विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा, ये सभी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। हो गया भैया, कंप्लीट हो गया 30। कुछ जगह तो बुद्धि से काम करना है आप सभी को, जैसे इस सवाल में बुद्धि लगाना है। केवल क्या कह देना है कि पूर्व ज्ञान विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य परिपक्वता, अधिगम की इच्छा प्रेरणा, ये सभी के सभी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। चलिए, हैप्पी न्यू ईयर 2017। माने कि 2016 वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम पहुंच गए हैं किस में? 2017 में। चलो भाई, सर हम अपने मामा को देखकर कंफ्यूज हो गए थे। मामा को देखकर काहे कंफ्यूज हो गए थे भैया? मामा कौन सा तुम्हारा नुकसान कर दिए? शकुनी मामा तो नहीं है घर में, या कंस मामा तो नहीं है, कंफ्यूजन वही करेंगे। बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र कौन सा है? यहाँ पर पूछ रहा बुद्धिलब्धि का फार्मूला कौन सा है। तो बुद्धिलब्धि का फार्मूला अंग्रेजी में लिख देते हैं हम आपका। मेंटल एज अपान क्या हो जाएगा? क्रोनोलॉजिकल एज इनटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। हिंदी में अगर लिखेंगे तो हिंदी में क्या कर लेंगे भाई? हिंदी में कर लेंगे बुद्धिलब्धि बराबर, बुद्धिलब्धि बराबर क्या हो जाएगा? मानसिक आयु। बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ज़्यादा चौधरी मत बनना, इतने लिखना जितना पूछा हुआ है, क्योंकि बुद्धिलब्धि का फार्मूला उतना ही पूछा है।
अब इसको ना बता करके आप सब तमाम कहानी बता देते हो कि बुद्धि लब्धि उसे कहते हैं। शुरू कर देते हैं। जिनको उत्तर नहीं आता है वो लोग कहीं से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, बाह्य दर्शन प्राप्त हो जाता है उनको कहीं से कि जो मन में आए वही लिख दो, उत्तर तो मिलवे करेगा। तब वो लोग बुद्धि लब्धि का सूत्र नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे बुद्धि लब्धि उसे कहते हैं जो बस उसी में लपेटते रहेंगे। एग्जामिनर बेवकूफ़ थोड़े है। बुद्धिलब्धि का सूत्र पूछा है तो आपका ढूंढेगा कि बुद्धिलब्धि का सूत्र कहाँ है। मिल गया तो 1 नंबर दे देगा, नहीं मिला तो गोल गोल घूमेगा, नहीं गोल गोल घुमा देगा। सृजनात्मकता से क्या आशय है बताओ? सृजनात्मकता से क्या आशय है? क्रिएटिविटी अगर पूछे क्या आशय है सृजनात्मकता का, इसका मतलब क्या हो गया? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति है। बस सृजनात्मकता क्या है? आशय पूछ रहा ना, तो हम 2-3 बात लिख देते हैं। पहला लिख देते हैं सृजनात्मकता, सृजनात्मकता से आशय, आशय किसी नवीन मौलिक, किसी नवीन मौलिक एवं उपयोगी, किसी नवीन मौलिक एवं उपयोगी निर्माण से, नवीन मौलिक व उपयोगी निर्माण करना, किसी नवीन मौलिक एवं उपयोगी निर्माण करने से है, निर्माण करने से है। ये सृजनात्मकता का आशय हो जाएगा। अभी भी लग रहा हो कि 30 शब्द नहीं कंप्लीट हो रहा हो, तब आप परिभाषा डाल दो। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की नवीन अभिव्यक्ति है। किसकी परिभाषा है बताओ? मौलिक परिणामों की नवीन अभिव्यक्ति है। परिणामों की नवीन अभिव्यक्ति है। बताओ जल्दी से किसकी परिभाषा है? सब लोग कमेंट करो, कल ही अभी सॉल्व हुआ है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की नवीन अभिव्यक्ति है। ये परिभाषा किसकी है? अभी कल ही करवाया हूं, बहुविकल्पी वाले सेशन के अंतर्गत हुआ है। जल्दी से कमेंट करके हमको बताओ सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की नवीन अभिव्यक्ति है, ये परिभाषा किसकी है? चलो मास्टरों फटाफट बताओ हमको, किसने कहा है ये? हाँ, को एंड को ने कहा है। आप को एंड क्रो एंड क्रो, कौआ और कौआ, क्रो एंड क्रो की परिभाषा। यहां पर 30 शब्द आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप सब, अच्छा वुडवर्थ ने कहा है, बहुत मरबो, क्रो एंड क्रो ने। अब यहां पर 30 शब्द कंप्लीट हो जाएगा और आपने अपनी पूरी बात कह ली है तो आपको कंप्लीट नंबर भी मिल जाएगा। आगे बढ़िएगा, चलते हैं। व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। कोई भी परिभाषा जो आपको याद आ जाए व्यक्तित्व की वो लिख दीजिए। एक परिभाषा लिखने की बात कर रहा है तो एक परिभाषा किसकी लिख दो भैया? तो मैं गोल्डन आलपोर्ट की परिभाषा लिख देता हूं और आप सभी को ये परिभाषा याद रहनी चाहिए क्योंकि व्यक्तित्व में गोल्डन आलपोर्ट बड़ा मशहूर व्यक्ति है। इसके याद करने का मतलब यह है, हाँ इसके याद रहने का मतलब है कि आप एकदम प्रभावशाली रहेंगे। गोल्डन आलपोर्ट क्या कहता है कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के मनोदैहिक व्यवस्थाओं का, मनोदैहिक व्यवस्थाओं का, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वह गतिशील संगठन है, वह गतिशील संगठन है, गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ, जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन का, वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन का, अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है, अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। अब आप कहोगे कि गुरुजी इतनी बड़ी परिभाषा क्यों लिखेंगे? तो 30 शब्दों वाला उत्तर देना है, तो 30 शब्दों वाले उत्तर में अब आप 15 शब्द वाले परिभाषा तो नहीं लिखोगे। आप ऐसी परिभाषा लिख दो जिसमें कम से कम 30 शब्द हो ही जाएं। तो इस कड़ी में गोल्डन आलपोर्ट की परिभाषा आती है। अगर आप गोल्डन
आल्पोर्ट को लिखोगे तो 30 शब्द आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब लगेगा कि आपने कुछ लिखा है, नंबर लेने लायक मेहनत लगेगी, घलुआ नंबर नहीं मिलता है ना। हाँ, अगर कुछ आप कर रहे हैं, कुछ आप लिख रहे हैं तो नंबर मिल जाता है। यहाँ पर गोल्डन आल्पोर्ट को याद रखो, यह परिभाषा लिख दो, आप सभी को नंबर मिल जाएगा। वैसे एक और परिभाषा हमने यहाँ दे दी है मन महोदय के अनुसार, इनकी भी परिभाषा बड़ी है। देखिए, व्यक्तित्व की परिभाषा एक व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार के स्वरूपों, रुचियों, अभिवृत्तियों, संगठकों, योजनाओं और अभिरुचियों के सबसे अधिक लाक्षणिक संकलन के रूप में की जा सकती है। ये थोड़ा कठिन है, गोल्डन आल्पोर्ट वाली इसकी तुलना में आसान है, ये जल्दी याद हो जाएगी। एक दो बार लिख लेंगे तो ये याद हो जाएगी। हाँ, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, एक दो बार लिख लोगे याद हो जाएगा। और हाई वाली तो बड़ी कठिन है, इसमें कठिन शब्द मिलेंगे आप सभी को। अच्छा, 24 शब्द हैं, एक दो बात और बढ़ा देना, और क्या करना है। रोसा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था? अब बताओ, रोसा का जो परीक्षण है, स्याही धब्बा परीक्षण, उसको किसने प्रारंभ किया था? रोसा स्याही धब्बा परीक्षण। चलो भाई, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण की बात अगर करें तो इसका आरंभ किसने किया था? तो आपसे सवाल तो बड़ा छोटा पूछा हुआ है, बड़ा छोटा सवाल पूछा है रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में। 30 शब्द कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर हम लिखें तो, लेकिन फिर भी तरीका अपना बदलें। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो रोसा स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण, स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण हार्मन रोसा ने किया। इसका निर्माण किसने किया? हार्मन रोसा ने किया है। इसमें क्या होता है, इस परीक्षण में 10 स्याही के धब्बों लगे कार्डों का प्रयोग किया जाता है। इस परीक्षण में 10 स्याही के धब्बे लगे कार्डों का प्रयोग किया जाता है। 10 स्याही के धब्बे लगे कार्डों का प्रयोग किया जाता है। अब अगर जरूरत पड़े तो इसमें भी बता दीजिए 10 कार्ड में कौन कौन से धब्बे लगे होते हैं। 5 बिल्कुल काले होते हैं। 5 कैसे होते हैं? बिल्कुल काले होते हैं, 5। 2 काले और लाल, और 3 बहुरंगी होते हैं। 2 कैसे होंगे? काला और लाल का धब्बा लगा होगा, काला और लाल का धब्बा। 3 कैसे होते हैं? बहुरंगी होते हैं, यानी जिस पर विविध रंगों का मिश्रण होता है। किसका? हाँ, यहाँ पर बिल्कुल काले की बात नहीं करेंगे, बल्कि काला और सफ़ेद कर सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद तो रहेगा ऑलरेडी। काला और सफ़ेद कर लो भाई, काला सफ़ेद का, और 2 कार्ड काला और लाल का रहेगा। इस तरीके से इन परीक्षण का निर्माण, अब इस तरीके से आप सभी देखोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा 30 शब्द। आ जाइए यहाँ पर देखिए, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? ये तो सांख्यिकी वाली बात आ गई भैया। मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? इसका उत्तर आप लोग करिए। आपके गुरुदेव जी की तबीयत खराब है, नहीं तो हम बुलाते सांख्यिकी के लिए। तो मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? यहाँ पर हम लिख रखे हैं, जब किसी एक समूह के आंकड़ों को जोड़कर समूह की संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त राशि को उस समूह के आंकड़ों का मध्यमान कहा जाता है। ठीक है, हाँ, जहां बहुत बढ़िया। जब किसी समूह के आंकड़ों को जोड़कर समूह की संख्या से भाग दिया जाता है, जैसे कोई आंकड़ा दे दिया हो 5 4 3 2, अब इनको जोड़ करके इनकी संख्या से भाग दे देने पर जो निकलेगा वही क्या निकलेगा? मध्यमान निकलेगा। आगे बढ़ जाओ भैया, अगला सवाल आता है, मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। क्या पूछ रहा है? मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो हमें नहीं याद है, एक परिभाषा यहां पर है टेट के अनुसार, मध्यांक समूह के प्राप्तांकों के मध्य में होता है और उनके 2 बराबर भागों में उन्हें बांटता है। तो जाहिर सी बात है, मध्य अंक यानी जो दिए गए आंकड़ों के मध्य का अंक होगा वही मध्यांक होगा। समझ गए बात को कि नहीं भैया? जो आंकड़ों के मध्य का अंक होगा वही मध्यांक हो जाएगा।
चलिए, सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? यहां पर कह रहा है सीखने के वक्र में जो सीखने में उन्नति होती है उसको किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो जब सीखने में उन्नति होगी तो वक्र बनाएंगे तो उन्नति को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाएंगे ना, सीखने की उन्नति में बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करेंगे। जब ग्राफ बनाएंगे तो जैसे मान लो एक तरफ सीखने का समय हो, एक तरफ सीखने का क्या हो, समय हो, और एक तरफ सीखने की क्या हो, मात्रा हो। तो जब उन्नति हो रही है तो उन्नति होने का मतलब हम बढ़ते ही क्रम में जाएंगे, बढ़ते ही क्रम में चले जाएंगे। तो मतलब अगर लगातार उन्नति हो रही है तो ऐसा सीधी रेखा प्राप्त होगी। लगातार उन्नति होने का मतलब क्या होगा, सीधी रेखा प्राप्त होगी। इसका मतलब यह है कि वक्र की ओर बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करेंगे, वक्र की ओर, वक्र की ओर बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करेंगे, बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करेंगे, बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करेंगे। झंझट खत्म। चलिए अगला देखते हैं। सवाल आता है कि बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? बताओ भैया, बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? ए मास्टरों मीटर खींचो, मीटर बहुत डाउन चल रहा है। अखिलेश भैया मीटर खींचो, मास्टरों मीटर खींचो। चलो आप सभी लोग बताना कि वृद्धि कब रुक जाती है। तो बड़ा सिंपल सा है आपका जवाब। यहां पर क्या होता है, देखो वृद्धि क्या है। वृद्धि की बात करें तो शरीर में जो मात्रात्मक बदलाव होते हैं उसे वृद्धि कहते हैं। कोशिकाओं के वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं मात्रात्मक बदलाव को। और मात्रात्मक बदलाव एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। मात्रात्मक बदलाव कब तक चलने वाली है? तो मात्रात्मक बदलाव को क्या कहते हैं? मात्रात्मक बदलाव को वृद्धि कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। यह एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, यह एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, वह निश्चित समय, वह निश्चित समय, निश्चित समय है क्या? परिपक्वता। निश्चित समय क्या है भाई? परिपक्वता। कुछ उम्र लिखो ही मत, ध्यान से समझना हमारी बात को। कोई एज मत लिखना, 20 साल 25 साल 18 साल कुछ मत लिखना, कुछ मत लिखना। आप सीधे इतना केवल लिख देना कि वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है और वह निश्चित समय कौन सा होता है? परिपक्वता, यानी परिपक्व अवस्था निश्चित समय है, बस। अब अलग अलग व्यक्तियों की परिपक्वता अलग अलग समय पर होती है। आप इस चीज से बच जाएंगे, समय लिख करके फंसने से बच जाएंगे। प्रीति पूछ रहे हैं कि सर ऐप खुल क्यों नहीं रहा है? नंबर दिया गया है, नंबर दिया गया है तो संपर्क करिए। आइए, टीएटी का संबंध किससे है बताइए? टीएटी का संबंध किससे है बच्चा, ये बताना आप सभी को। चलिए फटाफट के अंदाज में, टीएटी का संबंध किससे है? तो टीएटी को क्या बोलते हैं? थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट इसको कहते हैं। प्रसंगात्मक अंतर्बोध परीक्षण, प्रसंगात्मक अंतर्बोध परीक्षण इसको कहते हैं। प्रसंगात्मक अंतर्बोध परीक्षण एक व्यक्तित्व परीक्षण है, एक व्यक्तित्व का परीक्षण है, व्यक्तित्व का परीक्षण है, परीक्षण है, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? जिसका निर्माण, जिसका निर्माण हेनरी मूरे, जिसका निर्माण हेनरी मूरे तथा मोर्गन के द्वारा, हेनरी मूरे तथा मोर्गन द्वारा किया गया है। हेनरी मूरे तथा
मोर्गन द्वारा किया गया है। इस परीक्षण में इस परीक्षण में महिला एवं पुरुष बने चित्र, महिला एवं पुरुष, महिला एवं पुरुष के बने चित्र वाले चित्र वाले 30 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। कार्डों का प्रयोग किया जाता है तथा एक कार्ड सादा प्रयोग किया जाता है। सादा प्रयोग किया जाता है। एक कार्ड सादा प्रयोग किया जाता है। ठीक, 30 शब्द एकदम लपेट दिए, एकदम स्पीड में लिखा है हमने। मीटर खींचो मास्टरों, मीटर डाउन हो रहा है। मीटर काहे नहीं बढ़ा रहे हो तुम लोग भाई? चलो आगे देखते हैं। स्मृति का मुख्य कार्य क्या है भाई? मेमोरी का मुख्य कार्य पूछ रहा, क्या होगा? मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होगा? तो मेमोरी का कार्य होता है, देखो क्या, धारण करना, पुनः प्रस्तुतिकरण करना और पहचान करना। मेमोरी के 4 तत्व होते हैं, वुडवर्थ ने बताए हैं कि नहीं? मेमोरी के 4 घटक बताए हैं। क्या? अधिगम करना, उसके बाद क्या होता है? धारण करना, उसके बाद क्या होता है? पुनः प्रस्तुतिकरण होता है, पुनः प्रस्तुतिकरण, और एक कौन सा होता है? पहचान होता है ना। तो जो घटक होते हैं यही मिलकर मेमोरी बनाते हैं, यही कार्य भी हो जाएंगे। मतलब अनुभव को संग्रहित करना, संरक्षित करना, पुनः प्राप्त करना। मेमोरी के कार्य क्या हो जाएंगे? अनुभव को संगठित करना, अनुभव को संगठित करना, संरक्षित करना, अनुभव को संगठित करना, संरक्षित करना, पुनः प्राप्त करना, स्मृति के कार्य हैं। स्मृति के कार्य हैं। लफड़ा खत्म। इसलिए मैंने बार बार आपको समझाया है कि ये चीजें आपके दिमाग में रहेंगी ना, स्मृति से संबंधित ढेर सारे सवालों का हल आप निकाल पाओगे, बहुत सारे सवाल का जवाब दे दोगे। जो मेमोरी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे वो सारे सवाल लगभग सही हो जाएंगे। आगे चलिए, यहां पर पूछ रहा सक्रिय विस्मृति क्या होती है। देखो, विस्मृति 2 प्रकार की होती है, एक निष्क्रिय होती है और एक सक्रिय होती है। विस्मृति जो होती है सक्रिय और निष्क्रिय 2 प्रकार की होती है। जब किसी चीज को हम जानबूझ करके भूलने का प्रयास करते हैं, जब हम किसी बात को स्वयं भूलने का प्रयत्न करके उसे भूलते हैं, तब वो सक्रिय विस्मृति होती है। जब हम किसी बात को स्वयं प्रयत्न करके भूलने का, स्वयं प्रयत्न करके भूलने का प्रयास नहीं, स्वयं प्रयत्न करके भूल जाते हैं, स्वयं प्रयास करके भूल जाते हैं, उसको सक्रिय विस्मृति कहा जाता है। ऐसी घटना जिसे हम भूलने का प्रयास करते हैं, अपने से एफर्ट लगाते हैं, मतलब दिमाग से अपने स्वयं को निकालने का प्रयास करते हैं। फ्रायड कहते हैं कि व्यक्ति अपने दुखद अनुभव को स्मृति से निकालते हैं। फ्रायड की परिभाषा है। फ्रायड कहते हैं कि व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलते हैं। व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर
व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलने का प्रयास करते हैं, जानबूझकर भूलने का प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं। वही वाली बात है, जा सजना तुमको भुला दिया। मतलब हम चाह करके भी याद नहीं करना चाहते हैं। बहुत बार ऐसी घटना घट जाती है जीवन में अपने साथ कि हम उसे याद भी नहीं रखना चाहते हैं, दिमाग से निकाल देना चाहते हैं। कैसी घटनाएं हमें चाह करके भी याद ही ना आए, और अगर गलती से किसी ने छेड़ दिया ऐसे अनुभव को तो वहाँ बड़ी झल्लाहट होती है, मतलब मन खिसिया जाता है और सामने वाले को डांट सा दिया जाता है, चुप हट हट बंद 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 मारेंगे, ठीक है भाई, या वहां से उठ करके चले जाते हैं या उसे गरिया देते हैं, क्योंकि हमारा मन नहीं कर रहा ना भाई तू पुरानी घटना वो याद कर जिसे हम भूलने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि याद ही ना रहे और तू यार बार बार याद दिला दी रहा। तो वही जहाँ हम सक्रिय प्रयत्न करते हैं वो सक्रिय होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम बिना प्रयास के भूल जाते हैं। हम चाहते ही नहीं है कि भूलें फिर भी भूल जाते हैं, वो निष्क्रिय विस्मृति कहलाती है। आगे आ जाइएगा। अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? तो सिंपल बात है, अभिप्रेरणा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन कहेंगे। जब इसका अर्थ पूछ रहा है तब तो बड़ा सिंपल है, मोटिवेशन कहेंगे। और जिसकी उत्पत्ति किससे होती है? जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के किससे हुई है? उत्पत्ति लैटिन के मोटम शब्द से हुई है। जिसकी उत्पत्ति लैटिन के मोटम शब्द से हुई है, मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ है टू मूव, जिसका अर्थ टू मूव यानी कि गति देना। जिसका अर्थ क्या होता है? टू मूव यानी कि गति देना या धक्का देना होता है, गति देना या धक्का देना होता है। यानी अभिप्रेरणा हमें किसी कार्य को करने के लिए गति देती है, धक्का देती है, या अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने के लिए हमें तैयार करती है। अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए तत्पर बना देती है, तैयार कर देती है। आगे देखना, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? बताइए। क्लार्क लियोनार्ड हल के अनुसार पूछ रहा है। क्लार्क लियोनार्ड हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या होता है? जैसे थांडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या होता है? उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना यानी प्रयास व त्रुटि के आधार होता है। और अगर स्किनर की बात करोगे तो वो कहेगा मोटिवेशन ही सीखने का प्रमुख आधार है। स्किनर कहता है कि अभिप्रेरणा सीखने का स्वर्ण पथ है, राजपथ है, राजमार्ग है। लेकिन अगर हल की बात करेंगे तो हल किस बात को बताएगा? हल कहता है आवश्यकता पूर्ति ही सीखने का मुख्य आधार है। आवश्यकता पूर्ति ही सीखने का मुख्य आधार है। आवश्यकता पूर्ति ही सीखने का आधार है, सीखने का आधार है। आवश्यकता पूर्ति ही सीखने का आधार है। ये क्लार्क लियोनार्ड हल का कोटेशन है, ध्यान से याद रखिएगा। आवश्यकता पूर्ति ही सीखने का मुख्य आधार है, ये बताते हैं क्लार्क लियोनार्ड हल। इन्होंने एकदम थांडाइक के बिल्ली जैसा प्रयोग किया था। थांडाइक ने जैसा प्रयोग किया था सेम वैसा ही किया था, बस इन्होंने अपने प्रयोग को 3 बार किया था। एक बार भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद किया, बिल्ली बाहर निकलने का प्रयास करी और बाहर निकली, भोजन प्राप्त करी। दूसरी बार इन्होंने क्या किया कि बिल्ली को भरपेट भोजन करा के पिंजड़े में बंद किया, और जब भरपेट भोजन करके बिल्ली पिंजड़े में बंद हुई तब वो पिंजड़े में पसर के लेट गई, डेकार मार करके। भाड़ में जाए तुम, भाड़ में जाए तुम्हारा भोजन। एकदम लोडे नहीं ली उसने। और एक बार उसने पिंजड़े में बंद किया लेकिन सामने भोजन रखा, आभासी भोजन रखा था, यानी प्लास्टिक का भोजन रख दिया था। बिल्ली भूखी अवस्था में थी, बाहर निकली लेकिन उसका पेट भरा नहीं, क्योंकि उसको भोजन वास्तविक नहीं मिला, आभासी भोजन मिला। जब 3-4 बार वो बाहर निकली और उसको भोजन आभासी मिलता गया, पेट नहीं भरा, उसकी जरूरत नहीं पूरी हुई,
पिजड़े से निकलना ही बंद कर दिया उसने। हाँ, उसने कहा बैत बेवकूफ बनाता रहता है, हल बल कहीं का। अब पिजड़े से बाहर ही नहीं निकल रही है, जब हम निकलबे नहीं करेंगे, जो एनर्जी है वो बची रहे हमारी, क्योंकि प्रयत्न नहीं कर रही है, क्योंकि उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है। आगे बढ़ जाओ भैया। अगला कह रहा है सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। हमने तो कई परिभाषाएं याद करवाए हैं, सीखने की कोई एक परिभाषा पूछ रहा है और आपको हमने कई परिभाषाएं याद करवाई हैं। एक बड़ी पॉपुलर परिभाषा है गिलफोर्ड की, और बहुत आसानी से याद होने वाली परिभाषा है गिलफोर्ड। कैसे याद करोगे गिलफोर्ड की परिभाषा? गिलफोर्ड यानी किसी के गाल पर फोड़ दो तो पलट के वह फोड़ देगा तुमको। हाँ, किसी के गाल पे फोड़ोगे ना तो पलट के वो भी तुम्हारे गाल पे फोड़ेगा। तो व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये गिलफोर्ड की परिभाषा है, याद कर लो। एक ही परिभाषा पूछा है, आप और लिख दो। एक और याद करवाया हूं, कौन सा? गेट्स व अन्य की परिभाषा याद करवाया हूं। आओ गेट्स व अन्य की परिभाषा देखो। कैसे याद करोगे गेट्स व अन्य के अनुसार? किसी को गेट खोलना सिखाओगे, किसी को गेट खोलना सिखाओगे तो आप उसे क्या दोगे? ज्ञान दोगे, ज्ञान दोगे। फिर कहोगे बेटा तुम खोल करके देखो खोलना आया कि नहीं आया, तो ज्ञान के बाद प्रशिक्षण आ गया। और जब ज्ञान और प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा तो उसके पास क्या आ जाएगा? अनुभव। ज्ञान, प्रशिक्षण एवं अनुभव, ये तीन चीज उसे मिल गया। अब वो दरवाजा खोलना हरदम सीख लेगा। तो ज्ञान, प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा हुए व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहेंगे। हुए व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। हुए व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अब देखो कितना आसानी से गेट्स व अन्य की परिभाषा भी आपको याद हो गई, एकदम ट्रिक के जरिए याद हो गई कि नहीं हो गई? आइए, सवाल पूछ रहा है बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक दो कारण लिखिए। बच्चों का भाषा विकास में अवरोध पैदा करने वाला दो कारक कौन सा हो सकता है? बताओ भैया, बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक कौन दो कारण हो सकते हैं? भैया एक कारण हो सकता है आंतरिक और बाह्य, मतलब ध्वनि में दोष हो जाए और बोलने के अंगों में दोष हो जाए। एक कारण हो सकता है कौन सा? आंतरिक कारण में जो शरीर के अंदर का कारण है, यानी कि बोलने वाले अंगों में दोष, बोलने वाले अंगों में दोष। एक तो मतलब उसके स्वर यंत्र जो हैं, वाणी वाले जितने भी यंत्र हैं, उसमें कोई दोष उत्पन्न हो जाए, जीभ में, गले में कहीं पर कोई दोष हो जाए, तब जो है वो बोलने की समस्या आएगी। और एक कौन सा हो जाएगा? ध्वनि दोष उत्पन्न हो जाए। एक कोई हो जाए ध्वनि दोष। ध्वनि दोष में जैसे हकलाना या तुतलाना आ जाए, हकलाना या तुतलाना आ जाए। ये कई बार बाहरी वातावरण के कारण हो जाता है हकलाना और तुतलाना। जैसे आजकल की नए जमाने की जो मम्मी लोग हैं 5G वाली, ये इतना प्यार दुलार अपने बच्चों से कर रही हैं, क्योंकि पहले बच्चों के बाप से हो रहा, बाबू थाना थाए, बाबू थाना थाए। अब वही बात बच्चे के ऊपर अप्लाई हो रही है। और मेरे बाबू तो भूत लदी है ता। अच्छा खासा बच्चा, स्वर यंत्रों को लेकर के पैदा हुआ बच्चा, सभी अंग उसके साकुशल हैं, लेकिन फिर मम्मी भूत लदी है, थाना थाना है। अच्छा खासा बच्चा ध्वनि दोष का शिकार बन जाता है, क्योंकि वातावरण उसे खराब मिल जाता है। हाँ, मेरे बाबू ने थाना थाया थी नहीं थाया, बच्चा फिर वही ही बोले है मम्मी भूत लदी है, मम्मी पानी पीना है, मिलो तो थाना थाना है। अच्छा, आजकल देखो छोटे बच्चों को इतना प्यार दुलार दिया जाता है, बच्चों का जेंडर कन्फ्यूज कर दिया रहा। बाड़ी में बोलते समय बच्चों जेंडर कन्फ्यूज है।
बच्चे पुल्लिंग वाला उच्चारण बच्ची कर रही है, बच्ची पुल्लिंग वाला उच्चारण कर रही है। मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा। अब भैया यहाँ पर अब आप वेलकम, हैप्पी न्यू ईयर। अब हम सभी लोग पहुंच गए 18 में। आइए फटाफट के अंदाज में हम सभी लोग 18 वाले को भी निपटा देते हैं। शैशवावस्था की आयु सीमा पूछ रहा कितनी होगी, तो शैशवावस्था की आयु सीमा कितनी होगी भाई? तो शैशवावस्था की आयु सीमा, शैशवावस्था की आयु सीमा, शैशवावस्था की आयु सीमा जन्म से 6 वर्ष मानी जाती है, 6 वर्ष मानी जाती है, मानी जाती है। ठीक है, हाँ 6 वर्ष मानी जाती है। शैशवावस्था, शैशवावस्था में शिशु, शैशवावस्था में शिशु, अब यहाँ पर तमाम एग्जाम बातें लिख लो। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है, व्यवहार करता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है तथा तथा वातावरण को समझने के लिए, वातावरण को समझने के लिए, वातावरण को समझने के लिए अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है, वातावरण को समझने के लिए अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है, प्रयोग करता है। 30 शब्द कंप्लीट करना है तो कुछ और इसमें हिंगा देना। चलो आगे देख लो। सवाल आता है कि जन्म के समय संवेग कितने होते हैं? अगर भैया जन्म के समय संवेग देखा जाए तो केवल उत्तेजना होता है। जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग होता है, उत्तेजना होता है ब्रिजेज के अनुसार, महिला मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज के अनुसार जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना नामक संवेग होता है। लेकिन वाटसन के अनुसार अगर हम बात करें, वाटसन ने 3 मूल संवेग बताए हैं, 3 मूल संवेग बताए हैं, मूल संवेग बताए हैं। अब 3 मूल संवेग कौन से बताए हैं? भय, क्रोध, भय, क्रोध एवं प्रेम। ये 3 मूल संवेग किसने बताए हैं? वाटसन ने बताए हैं। और यह बात जरूर लिखना, अपने मन से मत बता देना कि कौन सा संवेग पाया जाता है, 3 संवेग पाया जाता है, 4। नाम जरूर लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ब्रिजेज ने यह कहा था कि जन्म के समय शिशु में उत्तेजना संवेग पाया जाता है और यह सर्वमान्य है, यह मत सर्वमान्य है, जन्म के समय शिशु में उत्तेजना संवेग होता है। लेकिन अगर वाटसन की बात करें तो वाटसन ने कहा था कि मूल संवेग 3 हैं, भय, क्रोध, प्रेम, यानी कि पैदा होते ही बच्चे के पास 3 संवेग होते हैं। ये वाटसन के अकॉर्डिंग होता है। आगे आइए, द्विकारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? द्विकारक सिद्धांत किससे संबंधित है भाई? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन हो जाएगा बच्चा? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक, द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक, प्रतिपादक चार्ल्स स्पियरमैन हैं, चार्ल्स स्पियरमैन हैं। बुद्धि के द्विकारक तत्व का सिद्धांत जो था चार्ल्स स्पियरमैन हैं, ठीक है। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी होती है, एक सामान्य कारक होता है और दूसरा विशिष्ट कारक है। इन्होंने बताया कि बुद्धि का निर्माण, इन्होंने बताया कि बुद्धि का निर्माण 2 कारकों से होता है, बुद्धि का निर्माण 2 कारकों से होता है, 2 कारकों से होता है। कौन कौन से वो 2 कारक होते हैं? एक होता है सामान्य कारक, सामान्य कारक, सामान्य कारक बोले तो जी फैक्टर जिसको कहेंगे, जनरल फैक्टर जिसको कहेंगे,
सामान्य कारक हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, विशिष्ट कारक हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, विशिष्ट कारक हो जाएगा। जी एंड एस यानी जनरल एंड स्पेशल फैक्टर की बात करते हैं ये। अब अगर इसमें थोड़ी सी बात अगर और बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लेना कि सामान्य कारक जन्मजात होता है और विशिष्ट कारक अर्जित होता है। सामान्य कारक का प्रयोग सामान्य क्रियाओं को करने में होगा और विशिष्ट कारक का प्रयोग विशिष्ट क्रियाओं को करने में होगा। 30 शब्द बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा आपका। रीता कह रहे हैं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो मैं समझा क्या रहा हूँ, क्वेश्चन का उत्तर बता रहा हूँ। दीदी पहले थ्योरी पढ़ो, PYQ सीरीज पूरा का पूरा मैंने करवा रखा है, पहले उसको पढ़ो, पहले थ्योरी पढ़ो। यहाँ प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, और प्रश्न का उत्तर जो PYQ हैं प्रीवियस ईयर के जितने, तो आज 16, 17, 18 के जो सवाल हैं अति लघुत्तरी वाले, वही सॉल्व हो रहे हैं। इतनी बात बताएंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा। अच्छा के भाई कि नहीद अख्तर हैं, नहीं भैया, टाइम खत्म हुई तो हम पढ़ावत समय बतावत है न, तो लिखबत थोड़े इतना समझाए समझाए का समझ लेला तू, मैं समझाए समझाए लिखबा का गिनोगे तो 30 शब्द कंप्लीट हो जाएगा। आओ भैया, अंतर्मुखी का क्या अर्थ है बताइए, अंतर्मुखी का अर्थ पूछ रहा है। अंतर टुकारा भक्त सर आपको नहीं बोली है वो। अच्छा तब चला, सॉली सॉली, किसी दूसरे को बोली है तो सॉली है हमारी तरफ से। आओ, अंतर्मुखी कौन होता है भाई, वह व्यक्ति अंतर्मुखी होता है जो एकांत प्रिय चिंतनशील प्रवृत्ति का होता है। हाँ, जिसको दुनियादारी से मेल मिलाप नहीं रखना है, आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का एक प्रकार है, व्यक्तित्व का एक प्रकार है। अंतर्मुखी होना क्या है, व्यक्तित्व का एक प्रकार है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, व्यक्ति एकांत प्रिय, एकांत प्रिय चिंतनशील, चिंतनशील एकांत प्रिय चिंतनशील, तत्काल परिणाम चाहने वाला, तत्काल परिणाम चाहने वाला, चाहने वाला निराशावादी, निराशावादी नियम व सिद्धांत, नियम व सिद्धांत पर चलने वाला, नियम व सिद्धांत पर चलने वाला आत्मकेंद्रित, आत्मकेंद्रित होता है। बस इतना बहुत है, आत्मकेंद्रित होता है। चलो आगे देख लो भैया, कह रहा है सामान्य आईक्यू कितना होता है, सामान्य आईक्यू की बात कर रहा है। सामान्य बुद्धिलब्धि कितनी होती है, सामान्य बुद्धिलब्धि कितनी होती है, तो सामान्य आईक्यू का विस्तार कितना होता है। सामान्य आईक्यू रेंज की अगर हम बात करें तो सामान्य आईक्यू रेंज 90 से 110 होता है, 90 से 110 होता है। किसके अनुसार होता है, टर्मन के अनुसार। तो आप पूरी बात बता देना। टर्मन ने सामान्य बुद्धि का जो विस्तार बताया है वो कितना बताया है, सामान्य बुद्धि का विस्तार बताया है 90 से लेकर के 110 के बीच, औसत सीमा 90 से 110 के बीच होती है। आगे बढ़िएगा, यहां पर पूछ रहा टीएटी परीक्षण के निर्माता कौन है, बड़ा छोटा सा है। टीएटी अभी मैंने पीछे लिखवाया है, ये रिवाइज हो गया है, रिपीट हो गया है। टीएटी के बारे में अभी पीछे हमने लिखवाया है,
थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसको बोला जाता है प्रसंगात्मक अंतर्बोध परीक्षण। प्रसंगात्मक अंतर्बोध परीक्षण, पीछे मैंने डिटेल इसके बारे में बताया। तो प्रसंगात्मक अंतर्बोध परीक्षण के निर्माता हेनरी मूरे, प्रसंगात्मक अंतर्बोध परीक्षण के निर्माता हेनरी मूरे व मॉर्गन है। हेनरी मूरे व मॉर्गन है। ठीक है, अब वही बात बार बार पूछ रहा है, वही एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है ना, कि मजनू भैया बड़े अच्छे आदमी हैं। पहले मैं एक अच्छे हॉकी का खिलाड़ी था, मेरी दोनों टांगें ठीक काम करती थी, मैं अच्छा हॉकी खेलता था। एक दिन मजनू भैया को गुस्सा आया, इन्होंने हॉकी से मेरे पैर पर वार किया, मेरे पैर तोड़ डाले और ले जा कर के हॉस्पिटल में मेरा इलाज कराया। मजनू भैया का परिचय जो दिया जाता है बार बार, तो कुछ सवाल डीएलएड में ऐसे ही आते हैं बार बार, कि हमको वैसे ही बोलना पड़ता है कि मजनू भाई बड़े अच्छे आदमी हैं। हॉकी के अच्छे प्लेयर हैं। एक बार हॉकी खेलते समय गुस्सा आ गया इनको, इन्होंने मेरी दोनों टांगे उसी हॉकी से तोड़ डाली और फिर ले जा कर के मेरा इलाज करवाया। तो टीएटी क्या है, अभी पीछे पूछा था, वही बात मैंने बोला था कि टीएटी मतलब प्रसंगात्मक अंतर्बोध परीक्षण है। इसमें 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 30 कार्ड होते हैं, महिला व पुरुष के चित्र बने हुए। एक कार्ड प्रयोग किया जाता है जो सादा है। एकदम बोलता हूं ना तो ऐसे लगता है मैं वही डायलॉग बोल रहा हूं, सेम टू सेम रिपीट होता रहता है बार बार। आगे आइए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, अब इसमें बढ़ा चढ़ा करके तो कुछ लिखा ही नहीं जा सकता है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भाई? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, माने कि 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 कैसे होते हैं? 22 जो होते हैं इनको आप बोल सकते हो सम गुणसूत्र बोल सकते हो, जिसको ऑटोसोम्स बोला जाता है ना, क्रोमोसोम ना बोल करके, है ना। तो इसको बोला जाएगा समजात लक्षण वाले। मतलब 22 जोड़ी गुणसूत्र कैसे होते हैं? समान होते हैं। 23वां जोड़ी गुणसूत्र कैसा होता है? डिफरेंस होता है दोनों में। माता पिता के 22 जोड़ी गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, 23वां जोड़ी जो है अलग अलग होता है। 23वां जोड़ी मम्मी का यक्स एक्स होगा तो पापा का यक्स वाई होगा। यहाँ पर यक्स यक्स का कॉम्बिनेशन होगा तो लड़की पैदा होगी, यक्स वाई का कॉम्बिनेशन होगा तो लड़का पैदा होगा। तो जो इस यक्स के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा वही इस यक्स के, मतलब 50-50 चांस होता है मेल फीमेल पैदा होने का। बस यही गुणसूत्र की कहानी है। गुणसूत्रों की छोटी इकाई जीन होती है। जीन जो आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। सीखने का स्थानांतरण क्या है? तो जब एक परिस्थिति में सीखे गए कार्य का प्रयोग दूसरी परिस्थिति के कार्य में होता है। दूसरी परिस्थिति के कार्य में होता है। परिस्थिति के कार्य में होता है। तो उसे अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। उसे अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। अब यहां पर बात आगे बढ़ा दो। अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 3 प्रकार होता है? एक होता है सकारात्मक अंतरण होता है, एक होता है कौन सा? नकारात्मक अंतरण होता है, और एक अंतरण कौन सा होता है? शून्य अंतरण होता है। 3 प्रकार का अंतरण होता है। जब एक जगह का ज्ञान कौशल दूसरे जगह सहयोग करने लगे तो सकारात्मक होगा। जब एक जगह का ज्ञान कौशल दूसरे जगह बाधा पहुंचाने लगे, नकारात्मक। जब न बाधा पहुंचाए न सहयोग पहुंचाए, शून्य अंतरण होता है। आ जाओ भैया,
सवाल आगे पूछ रहा परिपक्वता का अर्थ क्या होता है। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, अब आपसे सवाल पूछ रहा कि परिपक्वता का अर्थ क्या होता है। चलो भैया, परिपक्वता का अर्थ आप सभी से पूछ रहा कि परिपक्वता का मतलब क्या होता है। तो परिपक्वता किसे कहेंगे, तो परिपक्वता की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं जैविक वृद्धि और तंत्रिका के विकास से बिना अभ्यास के द्वारा कार्य क्षमता प्राप्त होना। जैविक वृद्धि, ऐसे लिखो, जैविक वृद्धि, जैविक वृद्धि एवं तंत्रिका के विकास एवं तंत्रिका के विकास द्वारा, तंत्रिका के विकास द्वारा बिना किसी अभ्यास के, बिना किसी अभ्यास के, बिना किसी अभ्यास के कार्य क्षमता प्राप्त करना, कार्य क्षमता प्राप्त करना परिपक्वता कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है। ठीक है, मतलब कहने का ये होता है कि उम्र के साथ जब हम बड़े होते हैं तो जो हमारा जैविक ग्रोथ होता है, बायोलॉजिकल ग्रोथ जो होता है, तो हमारे शरीर में क्षमता आती है, उस क्षमता के कारण हम कार्य करने लगते हैं, इसी को परिपक्वता कहते हैं। व्यक्तिगत व सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर बताइए। तो व्यक्तिगत परीक्षण एक व्यक्ति का एक समय में, व्यक्तिगत का मतलब है कि एक समय में एक व्यक्ति का, एक समय में एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति का परीक्षण, मतलब पूरा फोकस एक ही व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता को जांचने में हो, तब उसको क्या कहेंगे, व्यक्तिगत परीक्षण कहेंगे। जब एक समय में, एक समय में एक से अधिक लोगों का, एक से अधिक लोगों का, एक से अधिक लोगों का परीक्षण किया जाए, एक से अधिक लोगों का परीक्षण किया जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, सामूहिक बुद्धि परीक्षण बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे भैया, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। आगे बढ़ जाओ भैया, सवाल आता है अब आपके लिए, पावलो का प्रयोग किस पर आधारित था। पावलो का प्रयोग किस पर आधारित था, तो पावलो का प्रयोग, पावलो का प्रयोग कुत्ते पर आधारित था, कुत्ते पर आधारित था। एक थी बसंती जिसे कहा गया कुत्ते के सामने मत नाचना, और एक है पावलो जो कुत्ते के सामने नाचकर पॉपुलर हो गया, है ना, कुत्ते पर आधारित था। इन्होंने अपने प्रयोग द्वारा, इन्होंने अपने प्रयोग द्वारा, प्रयोग द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। ठीक है, इन्हें प्राचीन अनुबंधन का जनक भी माना जाता है। इतनी बात लिख दोगे तो कंप्लीट हो जाएगा 30 शब्द। इन्हें प्राचीन अनुबंधन का जनक भी माना जाता है। थांडाइक के नियमों की कुल संख्या कितनी है, तो भैया कुल संख्या कह रहा है तो 3 मुख्य नियम दिया इसने, 3 मुख्य नियम दिया था और 5 गौड़ नियम दिया था, 5 गौड़ नियम दिया था थांडाइक ने। कुल कितना दे दिया था, कुल 8 नियम दिया था इसने, 3 मुख्य दिया था और 5 गौड़। 3 मुख्य नियमों में कौन कौन सा था, तत्परता का नियम था, अभ्यास का नियम था, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और तीसरा कौन सा था, प्रभाव का नियम। यहां पर सामने बातें लिख लिया जाए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और यहां पर बात कर ली जाए तो मानसिक स्थिति का नियम, मानसिक स्थिति का नियम,
मानसिक स्थिति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, एक आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ये भैया हो गया 5 गौड़ नियम साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ठीक है मास्टरों, आगे बढ़ जाओ, मीटर चढ़ाओ रे मास्टरों। अर्जित अभिप्रेरणा का उदाहरण दीजिए। क्या सवाल पूछ रहा है, कह रहा अर्जित अभिप्रेरणा का उदाहरण दीजिए। वह अभिप्रेरणा जो बाह्य वातावरण से अर्जित की जाती है उसे अर्जित अभिप्रेरणा कहते हैं। मतलब अर्जित मतलब कौन सा हो जाएगा, जो आंतरिक ना हो वही ना अर्जित हो जाएगा। आंतरिक ना हो यानी कि जो जैविक आवश्यकता और व्यक्ति के व्यवहार को बाहरी रूप से प्रेरित करती हो। तो बाहरी रूप से प्रेरित करती हो तो कौन बाहरी रूप से प्रेरित करता है? जैसे आपको काम करने के बाद क्या कहा जाए, वाह बेटा वाह, शाबाश, जियो लाल जियो, तो प्रशंसा मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है, प्रशंसा मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है, पद मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही है, धन दौलत मिल रहा है, रुपया पैसा के लिए परेशान है। तो यहाँ पर ये अर्जित अभिप्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। सवाल आता है, स्मरण असफलता को क्या कहते हैं? मतलब जब याद करना असफल हो जाए तो उसको तो विस्मरण कहेंगे ना, विस्मरण कहेंगे, या इसी को क्या बोलेंगे, विस्मृति बोलेंगे। जब याद करना असफल हो जाए तो उसको विस्मरण कहेंगे, भूलना कहेंगे, विस्मृति कहेंगे। हाँ, जब याद करना असफल हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे विस्मृत हो जाना, भूल जाना, विस्मरण कहेंगे उसको। उसके बाद आता है, कौन से नंबर का आता है गाइज, 29 हो गया ना। सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान क्या कहलाता है? मतलब जो बार बार आए, जो लुकुर लुकुर आए, बार बार आए, तो उसको क्या कहेंगे, बारंबारता कहेंगे ना भाई। सांख्यिकी का सवाल है क्या गाइज, ये बोलो, सांख्यिकी का सवाल लग रहा है ना। सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान क्या कहलाता है? मतलब जो बार बार आता हो, जो बार बार रिपीट हो रहा हो। अच्छा, बहुलक जो बहुत बार दिखाई पड़ता हो, अच्छा हो सकता है बहुलक कहा जाता है गाइज, बहुलक कहा जाता है। सॉरी, हमने गलती से मिस्टेक कर दी क्योंकि हमको नहीं आती है मैथ, सांख्यिकी नहीं आती है। बहुलक का मतलब जो बहुत दिखाई पड़ता हो। हाँ, बहुत लुक बहुलक को कैसे याद करेंगे, जो बहुत लुक हो जाए, यानी जो बहुत बार लुक लुकुर आ जाए, लुकुर लुकुर आ जाए, तो बहुत बार लुकुर लुकुर आ जाए तो बहुलक हो जाएगा, तो मतलब आवृत्ति हो जाएगी उसी की, तो यहाँ पर उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 2016, 2017 और 2018 ये 3 को हम लोगों ने घसीट लिया, निपटा दिया अतिलघुत्तरी। सेशन कैसा लगा, इस बात को लेकर के आप सभी लोग वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट अवश्य करिएगा। वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिएगा, जो भी साथी बाद में देखेंगे वो लोग भी लाइक कर देंगे। और आज के लिए हम सभी लोग सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, इजाज़त लेंगे आपसे, मुलाकात करेंगे जल्द ही अगले सेशन में आप सभी से। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।